नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में फिजिक्स का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज का चैप्टर है अध्याय 2 बल एवं बल के प्रकार, जिसके अंतर्गत घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घूर्णन बल, द्रव्यमान और भार के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े एमसीक्यू प्रश्न भी देखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं बल के वन लाइनर से। किसे किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है। किसे किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है, तो वो है बल को। क्या है? बल को। वस्तुओं में गति किसके कारण होती है? वस्तुओं में गति किसके कारण होती है? तो बल की क्रिया के कारण। बल की क्रिया के कारण। किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो वो बल कहते हैं। किसी वस्तु के गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो वो बल कहते हैं। बल का सूत्र क्या है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। कल हम लोग पढ़े थे न्यूटन के 3 नियम। तो पहले नियम से क्या मिलता था? परिभाषा मिलता था। क्या मिलता था? परिभाषा मिलता था। और दूसरे नियम से क्या मिलता था? तो वो बल का सूत्र मिलता था। बल का सूत्र मिलता था। अब पहले नियम से बल के परिभाषा और तीसरे नियम से जो है वो बल के प्रकृति के बारे में पता चलता था कि बल किस प्रकार है। तो ये तीनों न्यूटन के नियम में हम जो कल देखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड है, अलग से प्लेलिस्ट भी इस बुक का बना दिया गया, वहां भी है, आप जाकर देख सकते हैं। बल का सूत्र न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का सूत्र होता है F बराबर m ए। F बराबर m ए होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान होता है और a जो है त्वरण है, यानी एक्सेलरेशन है। किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया बल जो है वो संतुलित बल कहलाता है। क्या है? संतुलित बल। किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है, असंतुलित बल कहते हैं। किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है, असंतुलित बल है। गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। गति बदलने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता नहीं होती है, असंतुलित बल की। खींचने या धकेलने की क्रिया किस बल के कारण होती है? तो असंतुलित बल के कारण होती है। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, संपर्क बल और असंपर्क बल होते हैं। संपर्क बलों में कौन सा बल शामिल है? तो पेशीय बल, घर्षण बल और स्प्रिंग बल जो है वो संपर्क बल है। मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने बल जो है वो क्या है? पेशीय बल है। और गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वो है घर्षण बल है। गति की अवस्था बदलने के लिए वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होता है उसे स्प्रिंग बल कहते हैं। क्या है? स्प्रिंग बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मापा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। गैर संपर्क बल में कौन सा बल शामिल है? तो चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिकी बल और गुरुत्वाकर्षण बल शामिल है गैर संपर्क बल में। किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल जो है वो चुंबकीय बल कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल कहलाता है तो विद्युत स्थैतिकीय बल। क्या है? विद्युत स्थैतिकीय बल। 2 द्रव्यमानों वाली वस्तुएं एक दूसरे पर कौन सा बल लगाती है? जो आकर्षण बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। 2 द्रव्यमान की अगर वस्तु है तो एक दूसरे पे जो है वो कौन सा बल लगाते हैं? तो वो लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है हर एक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है जो मुक्त रूप से गिरता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा की परिक्रमा होती है। अब जानते हैं घर्षण बल के बारे में। संपर्क में आने वाली 2 सतहों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण बल। क्या है? संपर्क में आने वाली 2 सतहों के बीच कौन सा बल? घर्षण बल। वस्तु की गति के विपरीत कौन सा बल लगता है? तो वो लगता है घर्षण बल। क्या है? घर्षण बल। वह बल जो 2 वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है घर्षण बल या विरोधी बल कहलाता है। घर्षण बल निर्भर करता है 2 सतहों के बीच संपर्क के क्षेत्र पर। यहाँ पर देखिए कोई एक जो है वो वस्तु रखा गया है, इधर की ओर जो है वो गति कर रहा है, तो नीचे जो लगेगा वो mg लगेगा, ऊपर इसका जो है अभिलंब r लगेगा और ये जो घर्षण लग रहा है वही घर्षण बल है। 2 सतहों के बीच के संपर्क के क्षेत्र, तो यहाँ संपर्क हो रहा है वही घर्षण बल निर्भर करता है संपर्क क्षेत्रों पर। जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है तो घर्षण दाहिनी ओर कार्य करता है। अगर मान लिया कि इधर लगा है तो घर्षण किधर करेगा? इधर लगेगा। तो यही कह रहा है कि घर्षण दाहिनी ओर कार्य करता है तब जब कोई बल जो है बाईं ओर लगेगा। अगर बल इधर लगेगा तो हमारे पास घर्षण कहाँ लगेगा? तो घर्षण यहाँ लगेगा। क्या है? इधर घर्षण लगेगा अगर बल इधर लगता है तो, और अगर इधर है तो घर्षण इधर लगेगा। यदि बल दाहिनी ओर लगाया जाता है तो घर्षण जो है बाईं ओर कार्य करता है। संपर्क में आने वाली 2 सतहों पर अनियमितताओं के कारण है क्या होता है? घर्षण होता है। संपर्क में आने वाली 2 सतहों पर अनियमितताओं के कारण घर्षण होता है। अनियमितताओं की संख्या कहाँ अधिक होती है? तो खुरदरी सतहों पर अधिक होती है।
क्या सतहों को चमकाने या बहुत अधिक स्नेह का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएं हो सकती है। यानी जो है घर्षण जो लग रहा है उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, यानी जीरो उसे नहीं किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग से बचा जाए तो गति अधिक सरल हो जाती है। क्या है? गति अधिक सरल हो जाती है। जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल का माप होता है स्थैतिक घर्षण। क्या है? स्थैतिक घर्षण। दो सतहों की अनियमितताओं के कारण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण। क्या है? स्थैतिक घर्षण। दो वस्तुओं की सतहों पर मौजूद अनियमितताओं को आपस में जुड़ने का परिणाम होता है स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। गति की दिशा के विपरीत वस्तु पर लगने वाला घर्षण जो है वो गतिज घर्षण। क्या है? गतिज घर्षण। गतिज घर्षण को भी विभाजित किया जाता है स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में। स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में स्लाइडिंग जो किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो वो अपना खींचते आ रहा है, जमीन से सटा हुआ। एक रोलिंग जो अपना घूमते हुए जा रहा है उसमें रोलिंग घर्षण लगता है। जैसे अगर किसी गाड़ी का टायर है जिसे आप हाथ से धक्का देके उसे गोल गोल घूमते हुए ले जाते हैं, वो रोलिंग घर्षण उसमें यूज होता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली गति के प्रतिरोध को रोलिंग घर्षण कहते हैं। लुढ़कता है तो उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली गति के प्रतिरोध को रोलिंग घर्षण कहते हैं। घर्षण कम हो जाता है लुढ़काने से। पहिया घर्षण कम कर देता है। क्या है? लुढ़काने से जो है वो घर्षण कम लगता है, यानी रोलिंग घर्षण जो है वो कम मात्रा में लगता है, घर्षण उसमें कम होता है। किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल का माप क्या है? किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल का माप क्या है? तो स्लाइडिंग वाला घर्षण। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है तो एक विरोधी बल फिसलने की गति को विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसे कहा जाता है स्लाइडिंग घर्षण। क्या है? स्लाइडिंग घर्षण। जो यहाँ पर है, यहाँ से अगर फिसल रहा है तो इसके विपरीत जो लग रहा है वो क्या है? स्लाइडिंग घर्षण के कारण है। रोलिंग घर्षण किस कारण होता है? तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र के कारण होता है। स्थैतिक घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण। जो सबसे ज्यादा मान होता है स्थैतिक घर्षण का, फिर स्लाइडिंग घर्षण का, उसके बाद रोलिंग का। यानी सबसे कम रोलिंग का, सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण का। हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो संपर्क बढ़ाकर। हवा से भरे टायरों वाली साइकिल चलाना आसान होता है क्योंकि सड़क के साथ सतह का न्यूनतम संपर्क होता है। यानी रोलिंग घर्षण जो होता है वो न्यूनतम संपर्क में होता है। घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो जाता है? गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। गीले अगर संगमरमर है, अगर घर्षण नहीं रहेगा तो उस पर चलना जो है वो कठिन हो जाता है। घर्षण कैसे बढ़ सकता है? तो सतहों के खुरदरापन बढ़ने से। क्या है? खुरदरापन बढ़ने से। स्नेहक ऐसे पदार्थ है जो घर्षण को कम कर देते हैं। जूते के तलवे, स्क्रू, बॉल बेरिंग में घर्षण के कारण क्या होता है? घर्षण के कारण घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जूते के तलवे जो घिस के पतले हो जाते हैं या बॉल बेरिंग खिया जाता है, जिसे मतलब बहुत पतला हो जाता है, बाद में टूट भी जाता है, तो वो घर्षण के कारण घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब हम हथौड़े से मांसपेशियां बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में लगी कील को स्थिर कर देता है? तो वो है घर्षण बल। अब आइए जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F पर। वह कमजोर या दुर्बल मौलिक बल जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, F कहते हैं। वह कौन सा सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे उनका आकार और स्थिति कुछ भी हो? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो F होता है वो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी जो है क्या होता है? स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर होता है G_m1m2/r² होता है। यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है। F बराबर G_m1m2/r² होता है, जहां G जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। यहाँ अगर मान लिया कि दो वस्तु है M1 और M2, इन दोनों के बीच में जो है वो R डिस्टेंस है, तो F वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। M1 पहली वस्तु का द्रव्यमान, M2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, R दोनों वस्तुओं के केंद्रों की बीच की दूरी है। तो फार्मूला F बराबर G_m1m2 बाई क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है G का मान कितना होगा? G का जो मान होता है वो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर होता है, किसका? G का मान होता है। यानी किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी F जो है उत्तरदायी है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके कारण चंद्रमा द्वारा अभिकेंद्र बल लगता है? तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये अगर मान लिया कि पृथ्वी है तो इसके तरफ जो है अभिकेंद्रीय बल लगता है चंद्रमा का, और ये इस पाथ पे घूमते रहता है
तो ये जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते रहता है। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन सा असंपर्क बल सबसे कमजोर बल होता है? तो सबसे कमजोर बल जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल ही है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में जानते हैं, जी के बारे में। इसका मूल्य पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता, यह एक अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक अदिश राशि है। जी का मान तो कई बार पूछा गया, तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर जो लिखे थे, क्या लिखे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, गलती थोड़ा हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। और जी के मूल्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा खोजा गया था? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। क्या है? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जी के मूल्य जो है स्थापित किया गया था। कितना मान होता है? 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो उसे कहते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉल कहते हैं। जब दो वस्तुएं में से एक वस्तु पृथ्वी पर आती है तो कौन सा बल महसूस होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी एफ। गुरुत्वाकर्षण बल केवल जो है आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल है। इसमें जो है विकर्षण नहीं होता, यानी रिपेल नहीं होता, सिर्फ जो है अट्रैक्शन होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में जान लेते हैं, जी के बारे में या गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो इसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जी का जो मान होता है वो क्या होता है? वैरी करता है। क्या करता है? वैरी करता है। यह एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। जी जो है एक सदिश राशि है, स्मॉल जी, लेकिन कैपिटल जो है वो क्या था? अदिश राशि था। क्या था? अदिश राशि था। ध्यान दीजिएगा, ये सब वर्ड पे कैपिटल जी जो अदिश राशि था और जो स्मॉल जी है वो सदिश राशि। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल जी जो है वो क्या है? अदिश राशि है। चलिए, पृथ्वी की सतह पर इसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो त्वरण है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान ध्रुव पर क्या होता है? भूमध्य रेखा पर मान से अधिक होता है। ध्रुव पर जो होता है भूमध्य रेखा पर जितना है उससे अधिक होता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो मान क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी जो है बढ़ जाता है। आप इसे कैसे याद रखें? कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखिए, भूमध्य रेखा जो है वो क्या है? बड़ा में। भूमध्य जो है 4 लेटर का, ध्रुव जो है वो क्या है? वो 2 में है। तो ये 4 से अगर 2 गया है ना, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, 4 से 2 की ओर जाता है तो जी के मान यानी बड़ा से छोटा जाता है, तो जी को बढ़ना होगा। क्यों? बैलेंस करने के लिए। इतना समझ सकते हैं, लॉजिक बस लगाइए कि अगर ये 4 है, यहाँ 2 जा रहा है, तो अगर 2 पर जी के मान ज़्यादा रहेगा तभी तो इसका बैलेंस करेगा। तो यही समझ के इसे याद कीजिए कि ध्रुव जो है छोटा है, भूमध्य जो है वो बड़ा है, तो भूमध्य से ध्रुव की ओर जाएगा तो जी का मान जो है वो बढ़ेगा। जी का मान बढ़ेगा। यदि हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बदलते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जी का मान गति बढ़ने पर बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो जी के मान बढ़ जाएगा, और अगर घटा देंगे तो जी का मान भी घट जाएगा। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी के मान घट जाता है। यानी अगर ये पृथ्वी है और इसके ऊपर हम जितना जाएंगे तो जी का मान जो है वो क्या होगा? घटते जाएगा। इधर ऊपर जा रहे हैं लेकिन जी के मान क्या हो जा रहा है? घटते जाएगा। जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो जी के मान घटते रहता है। यानी इस सतह से नीचे भी अगर हम जाएंगे तो भी जी के मान जो है वो घटेगा, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, जी के मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान क्या होगा? ये कहाँ तक घटेगा? तो पृथ्वी के केंद्र तक जाते जाते ये 0 हो जाएगा, यानी जो हमारे जी के मान है वो 0 होगा। अब कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में संबंध बताइए। कैपिटल जी जो क्या है? अदिश राशि है, ये तो ध्यान रखना ही अदिश है। और ये जो जी है वो क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल M बटा आर स्क्वायर होता है, जहां क्या है? पृथ्वी का जो है वो द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, और g जो है वो सार्वभौमिक नियतांक है। जहां F वस्तु पर लगने वाला बल है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण है, और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम से F बराबर जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई आर स्क्वायर होता है। m पृथ्वी का द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या, m वस्तु का द्रव्यमान है। अगर कोई वस्तु को कह रहा है कि कितना लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो इस फार्मूला से आप लगा सकते हैं। F बराबर होता है m में न्यूटन गति के दूसरा नियम से। यहाँ पर a बराबर g होगा, यानी mg यहाँ पर रख के g m1 m2 बाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा g कैपिटल जी इंटू m बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर m जो है ये पृथ्वी है, ये वस्तु है, m है और f है। यानी जो हम फार्मूला जानते थे F बराबर क्या जानते थे? g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और हमें एक फार्मूला और जानते हैं, F बराबर जो है वो क्या जानते हैं? m में जानते हैं। तो F की जगह पर ये m में रख दिया गया है, g m
m बाई आर स्क्वायर, m कट गया है, a बराबर g m बाई आर स्क्वायर हो गया और a बराबर यहाँ g है। तो आंसर हमारे पास यही आ गया है, स्मॉल g बराबर कैपिटल G बाई इंटू कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। अब आइए द्रव्यमान और भार के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, सदैव स्थिरांक रहता है, वो है द्रव्यमान। क्या है? वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है कहीं पे नहीं बदलता है। जड़त्वता की माप क्या है और जड़त्व के समानुपातिक होता है, वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। एक बल जो लंबता नीचे की ओर कार्य करता है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, क्या कहलाता है? भार कहलाता है। भार W बराबर M इंटू G होता है। M वस्तु का द्रव्यमान है, G पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। भार के एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। भार की एसआई इकाई जो है वो क्या है? न्यूटन है। द्रव्यमान का जो एसआई इकाई क्या है? वो किलोग्राम है। भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर जो है वो कार्य करता है, mg कार्य कर रहा है, जिसके कारण इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। परिणाम और दिशा दोनों होती है। जैसे कोई एक वस्तु है m द्रव्यमान पे, तो नीचे जो लग रहा है यहाँ पर जो नीचे की ओर कार्य हो रहा है वो क्या हो जाएगा? m इंटू जी हो जाएगा। यही जो है वो क्या है? एक बल है। भार एक बल है। क्या है? बल है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए चंद्रमा की सतह पर भार में परिवर्तन आता है। अगर मान लिया कि पृथ्वी पर किसी का भार जो है वो 60 kg है, 60 kg है, तो चंद्रमा पर भार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 kg ही होगा। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार का जो है 1/6 ही होता है। यानी अगर 60 kg है पृथ्वी पर भार, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। अब लिफ्ट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के वजन का समीकरण W बराबर M इंटू जी प्लस माइनस ए। लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान है, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन है, जी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, ए मशीन का त्वरण है। तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति के वजन का ये समीकरण है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो ए बराबर 0 है, क्योंकि एक समान से है, तो W बराबर होगा M इंटू जी माइनस 0 यानी mg हो जाएगा। यह स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। जब एक समान वेग से ऊपर जाएगा था और एक समान वेग से नीचे जाएगा तब भी mg होगा। इस स्थिति में भार भी अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन अगर लिफ्ट त्वरण a के साथ ऊपर जा रही है तो ये mg प्लस m में हो जाएगा, mg प्लस m में हो जाएगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का जो है वो वजन बढ़ जाएगा। क्या है? वजन बढ़ जाएगा। और यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाता है तो क्या हो जाएगा? तो a बराबर g हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन शून्य हो जाएगा और वो क्या है? छत से जाके टकराया जाएगा। क्या है? छत से जाके टकरा जाएगा, लिफ्ट के छत से। यदि ए ग्रेटर देन जी है और लिफ्ट नीचे जा रही है तो W बराबर M इंटू जी माइनस ए, तो W बराबर निगेटिव ऋणात्मक हो जाएगा। अब आइए गुरुत्वाकर्षण बल, भार के द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा के बारे में जानते हैं। जब किसी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण स्थितिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो ये होगा W बराबर mgh। क्या होगा? W बराबर mgh होगा, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण है और h जो है ऊंचाई तक है। अब जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसे जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य है। यानी W बराबर m माइनस GH होगा। m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण और h है ऊंचाई। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में परिवर्तन। वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं लौटती है उसे पलायन वेग कहते हैं। अगर यहाँ से कोई जो है ईंटा उठाकर फेंकेंगे लेकिन ऐसी वेग से फेंकेंगे जो कि वो लौट के वापस नहीं आएगा, उसे पलायन वेग कहेंगे। और पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है उसका मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इस स्पीड से, इस वेग से अगर कोई वस्तु को फेंकेंगे तो वो पृथ्वी से बाहर चल जाएगा, वो कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। लेकिन चंद्रमा का पलायन वेग क्या है? तो 2.35 मीटर पर सेकंड है चंद्रमा का पलायन वेग। यानी चंद्रमा पर अगर 2.35 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकिएगा तो वो चंद्रमा से बाहर चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, फिर से वो वापस चंद्रमा पर नहीं आएगा। पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन है? तो उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह है। मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसका उपयोग होता है? तो ध्रुवीय उपग्रह का होता है। वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखीय तल में घूमता है? तो भू अस्थिर उपग्रह। और ये घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम की ओर से पूरब की ओर घूमता है भू अस्थिर उपग्रह। द्रव्यमान केंद्र के बारे में जानते हैं। वह केंद्र जहां कोई वस्तु जो है वो संतुलन की स्थिति में रहती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण है
बूढ़ा आदमी झुककर चलता है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति झुककर चलता है, भार उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, ट्रक से अधिक भार होने पर झुककर चलता है, ट्रक में अधिक भार होने पर झुककर चलता है, पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद संतुलन में। इसे द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण कहते हैं। अब आइए घूर्णन बल के बारे में जानते हैं। जब वह राशि जो किसी वस्तु की घूर्णी गति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन बल या बलाक घूर्ण कहते हैं। बलाक घूर्ण टाउ बराबर एफ इंटू आर होता है, टाउ बराबर एफ इंटू आर होता है। संतुलन की स्थिति में दाईं ओर का आघूर्ण बाईं ओर के आघूर्ण के बराबर होता है। वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण। घूर्णन बल के उदाहरण है, कुम्हार के चाक में लकड़ी पकड़ने के लिए छेद परिधि के पास होता है, चक्की का हत्था परिधि के पास होता है, नलकूप का हैंडल लंबा बनाया जाता है, खिड़की और दरवाजे के हत्था को सदैव स्थिरांक से दूर रखा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीनें बनाई जाती है, जैसे लीवर, पुली, स्क्रू, जैक आदि। अब आइए इस चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एमसीक्यू देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, बल हो जाएगा। न्यूटन के अनुसार बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। यह दोनों निकायों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया है। यह वह बाहरी ऊर्जा है जो जब निकाय पर कार्य करती है तब यह निकाय के एक समान वेग के साथ विश्राम या गति की प्रारंभिक स्थिति को बदल देती है। न्यूटन बल की एसआई जो है वो इकाई है। न्यूटन जो है वो बल की एसआई इकाई है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? कौन सा बल प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो घर्षण बल, एक डोरी में तनाव, स्प्रिंग या विद्युत बल, शरीर का वजन। तो शरीर का वजन जो है वो विद्युत चुंबकीय नहीं है। एक शरीर का भार प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है। शरीर का भार उस पर काम करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है और यह बल गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी सतह पर वस्तु को समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? किसी सतह पर वस्तु को समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, स्लाइडिंग घर्षण का। क्या है? स्लाइडिंग घर्षण एक वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए आवश्यक बल है। यह दो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध सरकने के लिए बनाया गया जो है प्रतिरोध है। नेक्स्ट है, झुके हुए तल के माध्यम से किसी वस्तु को दी गई ऊंचाई तक उठाने में वस्तु को लंबता उठाने की तुलना में इसमें कमी आती है। और इसका आंसर जो हो जाएगा लगाए गए बल। झुके हुए तल के माध्यम में किसी वस्तु को दी गई ऊंचाई तक उठाने में वस्तु को लंबता उठाने की तुलना में लगाए गए बल की कमी आती है। पांचवां नंबर प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाले दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कितना होगा जिनके बीच जो है 2 मीटर की दूरी है? यानी कह रहा है कि ये जो पिंड है वो कितने के है? 20 kg का है और ये जो पिंड है वो कितने का है? 50 kg का है। कितना? 50 kg का। इन दोनों के बीच की जो है वो दूरी है वो कितनी है? तो वो है 2 मीटर है। तो इन दोनों के बीच जो लग रहा है आकर्षण बल उसका मान कितना होगा? तो फार्मूला F बराबर होता है G m1m2/r² और G का जो मान होता है वो कितना होता है? 6.67 गुना 10 के पावर -11। m1 को 20, m2 को 50, r जो है वो 2 है तो 2 गुना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.16675 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा? तो पांचवा के बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पांचवा के बी सही आंसर होगा। 16675 गुना 10 के पावर माइनस जो है वो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -11 नहीं -10 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर होगा -10 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो होता है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्या है? भूमध्य रेखा पर सबसे कम। एक ट्रिक बताए थे, भूमध्य में जो है वो कितनी लेटर है? तो वो 4 है। ध्रुव पे क्या है? ध्रुव का 2 लेटर है। 4 से 2 गया है तो जी बैलेंस होने के लिए किधर बढ़ेगा? तो इधर जो है वो जी बढ़ेगा, यानी भूमध्य पे कम होगा, जी पर जो है वो अधिक होगा। तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। आंसर जो होगा वो 6 का ए हो जाएगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का 1/6वां भाग है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई छलांग लगा सकता है? तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। परिणाम स्वरूप समान बल का उपयोग करके हम पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 6 गुना अधिक ऊंचाई कूद सकते हैं, क्योंकि एच जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/g होता है। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 15 मीटर ऊंचा कूद सकता है तो चंद्रमा पर वह 6 गुना अर्थात जो है वो कितना कूद सकता है? तो 1.5 गुना 6 मीटर कूद सकता है। तो 1.5 गुना 6 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9 मीटर के बराबर हो जाएगा। कितना? 9 मीटर के बराबर हो जाएगा। जितना आप पृथ्वी पर कूदिएगा उससे 6 गुना ज़्यादा जो है वो चंद्रमा पर
कूदिएगा, क्योंकि वहाँ जी के मान 1/6 भाग है। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का वजन 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उस लड़के की वजन क्या होगा। कह रहा है चंद्रमा पर जो है वो 300 है, तो पृथ्वी पर कितना होगा। तो अगर पृथ्वी पर होगा, जितना पृथ्वी पर आता है उसका 1/6 जो है वो चंद्रमा पर है, तो 6 से इधर चला जाएगा, 6 × 1800, यानी हमारा जो होगा x का मान 1800 आएगा। और x क्या है, पृथ्वी की सतह पर वजन, तो 1800 न्यूटन जो हो जाएगा पृथ्वी पर वजन हो जाएगा। पृथ्वी पर भार हमेशा चंद्रमा से 6 गुना होता है, इसलिए पृथ्वी पर लड़के का भार कितना हो जाएगा, 1800 न्यूटन हो जाएगा। 20 किलोग्राम वजन वाली एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो W जो होगा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया जो होगा, W बराबर होगा mgh। m कितना है 20 kg, g कितना है 10, h कितना जो है वो है 2 मीटर तक। तो आंसर हो जाएगा कितना 400, और ये इसका यूनिट जो होगा वो जूल होगा। क्या होगा 400 जूल। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जहां द्रव्यमान m और त्रिज्या r के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण किसके समानुपाती होता है। तो F बराबर जो हम जानते हैं Gm/m/r², जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या है, और एक F बराबर जो हम लोग जानते हैं ma आते हैं, न्यूटन गति का दूसरा नियम। अगर दोनों एक जगह पर जी रखें, mg बराबर करेंगे Gmm/m/r², m कट जाएगा, g बराबर Gm/r² होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये 10 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, Gm/r²। ए बराबर जो त्वरण बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M/r²। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार W है, उस ग्रह पर इसका भार कितना है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी से 4 गुना है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार W है, उस ग्रह पर उसका भार कितना है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 15 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी से 4 गुना है। तो जी के गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है पृथ्वी के द्रव्यमान m, त्रिज्या r से W बराबर जो हो जाएगा Gm/ क्या हो जाएगा r²। दूसरे ग्रह पर द्रव्यमान 15m है, त्रिज्या 4r है, तो W1 बराबर जो हो जाएगा G इंटू 15m/16r², यानी हो जाएगा कितना Gm/r² गुना 15/16 हो जाएगा, यानी W गुना 15/16, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा पिंड का भार जो हो जाएगा 15/16। बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक काल्पनिक ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या पृथ्वी के 1/3 है। यदि जी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है तो ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है वो क्या होगा। तो जी बराबर हम लोग जानते हैं कैपिटल G कैपिटल M/r² है, जो कि अर्थ का है। अब जो है पृथ्वी के ये तो द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या है। अब काल्पनिक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा वो क्या होगा, तब जब हमारे पास m जो होगा वो कितना है, हाफ है, और r जो है वो कितना है 1/3 है। तो मान जो निकलेगा जीवन वो क्या हो जाएगा Gm/2 बटा ये कितना होगा r/3 के होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा Gm/2 के बटा जो हो जाएगा वो r²/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 9/2, और ये इधर हो जाएगा तो ये G के बराबर होगा। कौन सा, इस G के बराबर होगा। तो हमें हो जाएगा 9/2 G हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा 12 के B होगा। क्या होगा, 12 के B होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी r पर रखे गए दो द्रव्यमान m1 और m2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 होगा। बिल्कुल जो है वो सही है। क्या है, बिल्कुल ये सही है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI इकाई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि F बराबर होता है Gm1m2/r² होता है। क्या है, r² होता है। तो ये हो गया न्यूटन, और ये r² जो होता है वो क्या है, मीटर के स्क्वायर हो गया, और m1 m2 नीचे है तो kg का ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये G है। तो ये हमारा सही है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बिल्कुल, एक अगर m1 ये है और एक ये m2 ये है, इसी के बीच पे निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, क्योंकि G बराबर जो हो गया वो क्या हो जाता है, G बराबर जो हम लोग फार्मूला है F r²/m1 m2 है, तो F प्रोपोर्शनल टू R जो होगा है ना, r² पे निर्भर करता है। R अगर की वैल्यू बढ़ेगा तो G का वैल्यू भी बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान जो है पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पिंडों के द्रव्यमान पर करता है, तो ये भी सही है। इनमें से कौन गलत है, कोई भी गलत नहीं है, सभी जो है वो सही है।
अगला है, एक आदमी 25 किलो का सामान जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य क्या होगा, जहां जी का मान जो है वो 10 हो जाएगा। तो सीधे W बराबर mgh लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 25 गुना G 10 गुना 2.5, ये हो गया 250, तो ये हो गया कितना, 625 जूल हो जाएगा। कितना, 625 जूल हो जाएगा, है ना। 5 किलो की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ फिर से वही मान निकालना है। तो ये होगा W बराबर 5 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा 10, कितना होगा 200 जूल। 200 जूल, लेकिन कह रहा है कि एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, वो माइनस में होगा। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया जाता है, इसलिए हम जी को माइनस जी के रूप में लिखेंगे। और आदमी द्वारा सामान को उठाने में किया गया कार्य जो है, हम जी को जी के रूप में लिखेंगे, लेकिन यहाँ जी को माइनस जी के रूप में लिखेंगे क्योंकि कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर माइनस mgh, ये हो जाएगा माइनस 200 जूल, यानी 15 के जो है वो बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या की कक्षा से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो W बराबर होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। उपग्रह के लिए दिशा लंबता है और दिशा और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है, थीटा बराबर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो कॉस थीटा जो होता है कॉस 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा W बराबर F इंटू 40,000 कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो पूरे मान जो हो जाएगा 0 जूल के बराबर। क्या हो जाएगा, 0 जूल के बराबर। 0.1 किलोग्राम जो है एक गेंद को आराम से गिराया जाता है और जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है किया गया कार्य जो है F इंटू एस है। F वस्तु पर लगने वाला बल है, S जो है वो विस्थापन है। तो F जो बराबर हो जाएगा वो m में हो जाएगा। F बराबर क्या होगा, m में होगा, जहाँ m द्रव्यमान है, a गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ g धनात्मक होगा क्योंकि विस्थापन गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। तो वर्तमान स्थिति में अगर बल की बात करें तो m में, यानी 0.1 गुना 9.8 मीटर। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए f की जगह पर में 0.1 गुना 9.8 और s जो है वो कितना है, 2 मीटर की दूरी है। तो 2 यहाँ से गुना कर दीजिए, आंसर जो हमारा हो जाएगा 1.96 जूल हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 17 के बी हो जाएगा। 17 के बी होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के सीधे में किया जा रहा है, दिशा में किया जा रहा है, इसलिए इसमें पॉजिटिव धनात्मक लेंगे जी का मान। इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दाब। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। व्यवहारिक रूप से किसी मशीन का कार्य आउटपुट घर्षण के प्रभाव के कारण होने वाले कार्य इनपुट से हमेशा कैसा होता है, तो ये होता है सदैव कम होता है। निम्नलिखित में कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद खाली स्थान होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद खाली स्थान होता है और इसका आंसर हो जाएगा लघु रेंज के रॉकेट हेतु अस्थिर होता है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है, तो संवेग। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है संवेग। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, कौन से जो है वो घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये गलत है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा के अपव्यय और टूट फूट का कारण है, सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है, क्या है, कम होता है। तो आंसर जो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। ये था आदित्य रंजन सर के बुक से रेलवे सामान विज्ञान में भौतिक विज्ञान का चैप्टर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा, धन्यवाद।